Devans, Ashish. Arusi, is it your first class? Hello. मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही? अच्छा, तो यस सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक चीजें सीखी थी। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया, राउंड ऑफ हो गया। ठीक है, टेम्परेचर में रिलेशन, बहुत ही छोटी छोटी चीजें। आज अपने मोल कॉन्सेप्ट का मेन पार्ट शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, एटॉमिक मास कहाँ से आया, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये सारी चीजें हम आज सीखेंगे। ठीक है, उससे पहले जो लास्ट क्लास में मैंने कराया था उस पर कुछ क्वेश्चंस है, वही कराना है मुझे। तो ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, आप लोग एनसीईआरटी को जरूर करिएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो लिखिएगा क्या, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। हाउ मेनी significant figures present in following। और नोट्स साथ के साथ आप लोग बनाते चलिएगा। ठीक है। सूर्यांश। यस सर। ओके। आरुषि, आयुषी। यस सर। ओके, चलिए ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास। ठीक है, कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट इन फॉलोइंग। आरुषि, ये क्वेश्चन कर सकती हैं क्या आप? यस सर। ओके। हो रहा है या नहीं?
ट्राई कर रहे हैं ना आप जोशी जी? यस सर। इतना टाइम लग रहा है? सर डन। सूर्यांश? सर फर्स्ट हो गया पर सर सेकंड वाला समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। ओके, ये नहीं आ रहा। पहले वाले का आंसर बताइए जरा। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एक मिनट रुक जाइए, जिसका नाम लूंगा वही बताएगा, ठीक है? ओके चलिए। आरुषि, आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स आता है? Is there or not? आरुषि? Yes, sir. First one 5. फर्स्ट का सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं, 5 नहीं होगा, गलत है। आयुषी आप बताइए। सर 2। आयुषी डिस्कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, चलिए पार्थ, पहले वाले का बताइए आप। सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हो जाएगा। आशीष? सर 5। बी का 5 हो जाएगा, ठीक है। श्रेयांश? सी का? सर 5। देवांश? सी का सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 होगा, ठीक है। इसको मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है। चलिए एक और। कौस्तुभ? डी का? अच्छा, आप बोल नहीं सकते अभी। आरुषि, ये डी का सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा? हेलो? 4। हाँ, वेरी गुड। इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स करने के लिए सबसे पहला रूल ये कहता है कि नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं। दूसरा ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे कितना भी जीरोज हो, लेफ्ट हैंड साइड पे कितना भी जीरोज हो, नॉन सिग्निफिकेंट होगा वो, ठीक है। तो ये जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे कितना भी जीरोज लिख दीजिए, उसका कोई मैटर नहीं करता। ये 9 8 जो डिजिट है ये सिग्निफिकेंट होगा। तीसरा रूल ये कहता है कि जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरोज होंगे सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये 5 क्या हो जाएगा आपका? 5 के 5 सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद zeros to the right side is non significant, but if there is any decimal
देन इट विल बी सिग्निफिकेंट। बात समझ में आया? अगर मैं लिख दूं 100, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स एक ही होगा। अगर मैं लिख दूं 1000, 10,000, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स यही होगा। लेकिन अगर 1.0000 डाल दिया तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? इसमें 5 हो जाएंगे कि नहीं? तो डेसिमल राइट हैंड साइड पे डालने के बाद ही आपका क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा 0, बाकी नहीं होगा। समझ आया? Yes, sir. चलिए, हाँ, किसी को प्रॉब्लम इसमें? वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको समझते हैं हम लोग। 1 4 वेरी गुड 7, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब इसको अभी अभी कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है? अभी कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, अब इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ। राउंड ऑफ करने का मतलब क्या हो गया? कि टर्म को रिमूव करना। तो ये करेंगे तो 34.2 और ये हटाएंगे तो 2 आ जाएगा कि नहीं? जब रिमूविंग टर्म ग्रेटर देन 5 हो, जब रिमूविंग टर्म ग्रेटर देन 5 हो तो प्रीसीडिंग टर्म 1 से इंक्रीज करता है कि नहीं? तो 8 रिमूव किया तो 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एवरीवन इज ओके विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. yes sir अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4. 4. फिर से एक बार रिमूव करेंगे 34 पॉइंट। अब देखिए, रिमूविंग 2 को करना है, लेस देन 5 है, प्रीसीडिंग टर्म को ऐसे ही लिख देंगे। अब ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3. आंसर इज 34.2 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमें क्या करना है? राउंड अप करना है। समझ आ गया? Yes, sir. yes sir Yes, sir. बी, सी और डी का करिए। किसी को अगर मैं सुन ना पाऊँ या फिर मुझे वो लोग ना सुन पाए तो प्लीज डीएम कर दीजिएगा डायरेक्ट चैट बॉक्स में। आयुषी समझ में आया? Yes, sir. तो ये बी, सी और डी का भी आंसर है 34.220। sir done तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग 10.417। बताइए किसका डन हुआ था? आंसर बताइए, डायरेक्ट आंसर। sir 10.4 10.4। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये दे रखा है आपको कि अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स करना है। ठीक है, तो हम करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए खुद ब खुद कि सबसे पहले इसको रिमूव करेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या आएगा? ग्रेटर देन 5 है तो 10.4142 हो जाएगा, क्योंकि प्रीसीडिंग टर्म 1 से इंक्रीज कर जाएगा कि नहीं? yes sir Yes, sir. बस उसके बाद देख लीजिए आप कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? 10.412 हो गया। फिर एक और इंक्रीज, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? 4 है, हमें अप टू 3 करना है। तो ये क्या हो जाएगा? रिमूविंग टर्म लेस देन 5, तो प्रीसीडिंग टर्म जैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, Yes, sir. क्लियर Yes. है? yes sir ये आंसर ठीक है। और इसके बाद अपने पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या है? 0.04597, 0.04597। sir 0.05 0.05. 0.0
5. अगर आपसे मैं पूछूं 0 पॉइंट, देखिए आंसर अपना देखिए और क्वेश्चन को भी देखिएगा। 0.045 आपने बोला, सूर्यांश यही बोला ना आपने। अब इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना हो, ठीक है, 1 मिनट, पार्थ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है आरुषि? Sir, 2. Sorry, 3. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है आयुषी? 2. 2 या 3 Sir, डिसाइड 2. कर लीजिए। पार्थ 2 और 3? 2 होगा। 2. लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी जीरोज होते हैं नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हो गया। लेकिन अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स करना है। तो यहाँ पे खुद देखिए आप 0.04597 है, ठीक है। अब देखिए रिमूविंग टर्म जो है उस पर फोकस करते हैं हम लोग। रिमूविंग टर्म क्या है, ग्रेटर देन 5। 5. प्रीसीडिंग टर्म 1 से इंक्रीज करेगा, तो 9 के बाद क्या आता है, 9 के बाद आता है आपका 10। 10 आता है ना। Yes, sir. अब 10 में हम 0 लिख सकते हैं, तो एक तो बच ही गया, तो ये 5 में डाल देंगे एक, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. हो जाएगा ना। Yes. अब जरा बताइए आरुषि या आयुषी या फिर आशीष कोई भी लोग बताएं, इसमें इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितने हैं? 4. जी, Sir, 3. 3. 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाले जीरोस को तो लेते ही नहीं है। राइट हैंड साइड में जीरोस तब लेते हैं जब नंबर में आपके डेसिमल हो। जब नंबर में डेसिमल होगा तभी लेंगे, डेसिमल नहीं होगा तो नहीं लेंगे। अगर जस्ट सपोज अगर ऐसे ऐसे नंबर लिख देता हूं मैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1. So 1. 1. कितने? 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। रुक जाइए जरा, मैं चैट बॉक्स भी खोल के रखता हूँ। वन सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1 मिनट, एक स्टूडेंट का माइक काम नहीं कर रहा और वो क्या लिख रहे हैं मुझे समझ में नहीं। 5 सिग्निफिकेंट। और किसी को इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट वाला क्या था? Sir, 2808. हाँ बताइए जरा 2808 का। Wait, Sir, 1. 281. 281. Sir, 281 होगा. एक बात बताइए, राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? उसके आसपास रहना सर चाहिए। सेम ही रहेगा आंसर भी 2808. नहीं नहीं, तो फिर अगर एक बात बताइए, क्वेश्चन को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को देखिए। राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? ऐसे राउंड ऑफ करिए कि उसके आसपास ही रहे, यही होता है ना। जैसे मान लीजिए अपने पास आ गया 34.5 आ गया, ठीक है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा मैं या तो 34 लिख दूंगा या 35 लिख दूंगा, इसके आसपास ही तो है, 0.5 का डिफरेंस है। यही समझते हैं ना। Yes, sir. अगर इसको भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसको देखिए। अगर अपने पास है 34.523, तो इसको राउंड ऑफ करके मैंने लिख दिया 34.5, लिख सकते हैं। अब Yes, एक sir. बात बताइए यहाँ पे कि 34.523 और 34.5 में कितना डिफरेंस है? बहुत कम डिफरेंस है, 0.0 समथिंग का डिफरेंस है कि नहीं? Yes, sir. अभी Yes, आप sir. लोगों में कोई किसने बोला था कि सर 2808 को वो क्या कहते हैं उसको, राउंड ऑफ करके उसको लिख दीजिए 281। बेटा ये क्या है, 2808, और इस नंबर को आप क्या लिख रहे हैं, 281। कितना डिफरेंस है? बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया कि नहीं? हो Yes, गया sir. ना। कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर आप इसको लिख देते हैं 2808, ठीक है, तो ये इसके पास तो है, यही है, लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा इसका? So 4. 4 सिग्निफिकेंट 4. फिगर। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लेता हूँ, 2808 को 2807 करूंगा तो भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 ही होंगे। 2809 करूंगा तो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 होंगे। एक काम करते हैं 28010 कर देते हैं। 2808 को 2810 के आसपास है कि नहीं? ये दोनों नंबर पास पास है कि नहीं?
Yes, sir. अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट Yes, sir. फिगर्स चेक करेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3. 3 3. आ जाएगा। जीरोज राइट साइड पे काउंट नहीं होता जब तक डेसिमल नहीं होता। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए आपके? 3। और ये भी कर सकते हैं आप लोग कि 2800 रख दें, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अगर आप बोलोगे कि सर पीछे भी तो जा सकते हैं, तो पीछे आप आते जाइए। 2807 तक कर दिया था मैं, 2805 करिए, 2806 करिए, 1 करिए, ठीक है, 2800 कर दीजिए, उसके बाद 2799। तो ये काफी दूर चला जाएगा और ये 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आता रहेगा। लेकिन अपने को क्वेश्चन में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहा था, जो सबसे आसान और जो सबसे नजदीक था, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। वो क्या है? 2810 है। तो आंसर विल बी 2810। राउंड ऑफ का मतलब यही होता है कि उसके आसपास ही रहे, ठीक है, यही होता है ना। हेलो, Yes, sir. Yes. मतलब क्या Yes, होता है? sir. राउंड ऑफ करिए, ठीक है। ये समझ में आ गया? स्लाइड चेंज करूं Yes. तो देखिए, तो मैंने साइंटिफिक नोटेशन थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ। साइंटिफिक नोटेशन वो होता है जब बहुत ही बड़े नंबर होते हैं, तो उसको 10 raised to the power समथिंग में एक्सप्रेस करने को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। दूसरी बात, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, zeros between two non-zero digits are significant, zeros to the left side, ठीक है, are all non-significant, zeros to the right side are non-significant if there is no decimal. If there is any decimal, if there is a decimal, it will be significant. राउंड ऑफ में ग्रेटर देन 5 है रिमूविंग टर्म, तो प्रीसीडिंग टर्म इंक्रीज बाय 1। ग्रेटर लेस देन 5 है प्रीसीडिंग रिमूविंग टर्म लेस देन 5 है, तो प्रीसीडिंग टर्म सेम होगा। रिमूविंग टर्म अगर आपका इक्वल्स टू 5 है, तो उसके पहले वाले को देखेंगे। शायद मैंने आप लोगों को उल्टा बता दिया था, ठीक है, इसलिए मैं ये दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूँ 4.35, इसको क्वेश्चन के रूप में ही कर लेते हैं, और यहाँ पे है 4.45, इसको जरा ये करिएगा, इसको राउंड ऑफ करेंगे एक डेसिमल के बाद, तो कितना आएगा? इसको राउंड ऑफ करिए, इस नंबर को राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर क्या आएगा? Sir, 4.3. और इसको करेंगे तो Sir, 4.5. 4.5. फिर आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में, फिर भी वही गलती। हाँ बिल्कुल सही। देखिए इधर मैंने यहाँ पे, देखिए ये रूल्स होता है, बस बनाया गया है, आईयूपीएससी ने बनाया हुआ है कि अगर रिमूविंग टर्म इक्वल्स टू 5 हो, तो उसके प्रीसीडिंग टर्म को देखते हैं। और अगर इवन होगा, मैंने यही उल्टा बता दिया था आप लोगों को, अगर इवन होगा तो वो सेम होगा, और अगर ऑड होगा तब ये इंक्रीज करता है। ऑड में क्या होता है? रिमूविंग टर्म इक्वल्स टू 5 हो तो प्रीसीडिंग टर्म ऑड होगा, तो इंक्रीजेस बाय 1, ठीक है। ये उल्टा बता दिया था मैं आप लोगों को। और यहाँ पे अगर रिमूविंग टर्म 5 हो और प्रीसीडिंग टर्म इवन हो तो सेम होता है, ठीक है। दिस इज द रूल, आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैंने उल्टा बता दिया था ये वाला, ठीक है। बाकी आपका ग्रेटर देन 5 है तो प्रीसीडिंग टर्म इंक्रीजेस बाय 1, लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग टर्म डिक्रीजेस, सॉरी, प्रीसीडिंग टर्म विल बी सेम, ठीक है। हेलो, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो इसे Yes. करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. चलिए, तो इसको क्लियर करूं मैं। Yes, sir. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में किसी को प्रॉब्लम एक्सेप्ट कॉस्टो? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सबको आता है? Yes, sir. ठीक है, चलिए। एक मिनट, ये एक स्टूडेंट है जिन्हें प्रॉब्लम हुई है लॉ ऑफ
what it is, इनका माइक थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। और किसी को किसी तरीके का प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का अपना जो लेक्चर है, ठीक है, थोड़ा सा मैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बता ही देता हूँ। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि आप अगर प्रोपोर्शन को चेंज करेंगे, दो एलिमेंट जो मिक्स होता है उसके प्रोपोर्शन को चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट चेंज होगा, ठीक है। एक्चुअल में होता यह है कि जैसे मान लीजिए H2 लिया हमने और यहाँ O लिया और यहाँ बना दिया H2O, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको 2 ग्राम लिया और यहाँ पे ये कितना है 16 ग्राम है, तो ये 18 ग्राम दे रहा है यहाँ पे जो रेशियो है, ठीक है। इस रेशियो को छोड़िए। दूसरा क्या है, H2 + O2 किया हमने, तो यहाँ बना लिया ये H2O2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 ग्राम और ये कितना है 32 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे आ गया ये 34 ग्राम। तो देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यही कहता है कि जब आपने प्रोपोर्शन चेंज किया, ठीक है, तो उसमें एक आपका फिक्स्ड क्वांटिटी वाले होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स्ड क्वांटिटी वाले, जिसमें अनफिक्स्ड जो होते हैं, वेरिएबल होते हैं, वो कंबाइन होते हैं। जैसे ये 16 ग्राम H2 से मिला, फिर 32 ग्राम H2 से मिला, ठीक है, 32 ग्राम। तो ये फिक्स्ड वाले हो गए। तो और जो फिक्स्ड नहीं होते हैं, बेसिकली जो फिक्स्ड नहीं होते हैं, जैसे ये 16 ग्राम वाला हो गया और ये 32 ग्राम हो गया, इन दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो देता है। क्या देता है? सिंपल होल नंबर रेशियो देता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। व्हेन द वेरिएबल मास कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, द रेशियो ऑफ वेरिएबल मासेज विल बी सिंपल होल नंबर रेशियो। क्लियर है सबको? चलिए अब आते हैं हम आज। सर हाँ बोलिए। सर एक बार लूकास लॉ बता दीजिए ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैसियस वॉल्यूम, गैलुसैक्स लॉ। देखिए ये वाली जो गैसियस स्टेट वाली चीजें जो आती है ना, वो स्टेट्स ऑफ मैटर में और अच्छे से क्लियर हो जाती है, ठीक है। वैसे मैं बताया था आपको, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को छोड़ के पहले आते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में, ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन में। उसमें क्या कहता है आपका कि जैसे H2 + O मिला आपका, यहाँ H2 मिला, तो यहाँ पे बेसिकली अगर ये 2 ग्राम है और ये कितना है 16 ग्राम है, तो इसका जो रेशियो होगा वो कितना होगा 1:8। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी 1:8 के रेशियो में मिलेंगे तो वाटर मिलेगा, बनेगा क्या? वाटर। इनकेस अगर आपने इसके रेशियो को चेंज कर दिया, तो आपका प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने रेशियो कर दिया 1:16, तो यहाँ क्या होगा? रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब यही है आपका कि जो ये रेशियो ले रहे हैं बेसिकली, वो ये किसका ले रहे हैं? मास का ले रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। स्लाइड चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है, गैलुसैक्स लॉ पे आ रहा हूं। गैलुसैक्स लॉ of gaseous volumes। यहाँ पे एक काम करते हैं कि मैं डायरेक्ट वो लिखता हूँ, H2 + O2 will give H2O। ये चीजें अभी भी थोड़ी देर में समझ आ जाएगी इस चैप्टर में जब हम स्टोइशियोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको सबसे पहले बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 करेंगे, यहाँ पे 2 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको स्टोइशियोमेट्री में देखते कैसे हैं। इसका 2 मोल इसके 1 मोल से, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1 है, तो इसका 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके इसका कितना मोल बना रहा है? 2 मोल बना रहा है। इसी तरह पढ़ते हैं स्टोइशियोमेट्री में, इसका 2 मोल ऑफ H2 कंबाइन विद 1 मोल ऑफ O2 टू गिव 2 मोल ऑफ H2O। बहुत सारे तरीके होते हैं पढ़ने के इसके। 2 मोल के जगह हम ये भी कह सकते हैं 2 मोलिक्यूल ऑफ H2 कंबाइन विद 1 मोलिक्यूल ऑफ O2 टू गिव 2 मोलिक्यूल ऑफ H2O। सेम होता है आपके वॉल्यूम के केस में। क्या होता है? सेम होता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा, मैंने मोल के टर्म में आपको बताया, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो? यस सर। आरुषि? यस सर। आरुषि, ठीक है। यहाँ देखिए इसको छोड़ के कोई भी और भी रिएक्शन लिख सकती हैं आप। CH4 + 2O2 विल गिव, हमें पता है कि जब भी एक हाइड्रोकार्बन
ये आप लोग केमिस्ट्री, आप लोग साइंस के स्टूडेंट है, ये टर्म को पता होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, पता है किसी को? So the compound made up of carbon and hydrogen. हाँ, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जब भी हाइड्रोकार्बन जलता है मतलब कंबस्ट होता है, मतलब बर्न करते हैं, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। CH4 प्लस O2 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका CO2 प्लस H2O। अब जरा सा इसे बैलेंस करिए। बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए। So CH4 plus हम्म, 2O2 gives हाँ, CO2 plus 2H2O. वेरी गुड, वेरी गुड, ये बैलेंस हो गया। अब देखिए इसको पढ़ने का तरीका, देखिए पढ़ने का तरीका क्या होगा। 1 मोल ऑफ CH4, क्योंकि इसका यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ O2 टू गिव बताइए, टू गिव 1 mole. 1 mole of 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 2 मोल ऑफ mole of H2O. H2O। H2O. तो हाँ, यहाँ पे ये चीज क्लियर है, मोल वाला Yes, sir. सबको क्लियर है। कोई भी रिएक्शन दिखे आपको बैलेंस होना चाहिए। जैसे जस्ट सपोज आपके पास दे दिया H2 plus Cl2 विल गिव 2HCl। अब बताइए इसका मतलब क्या है मोल के टर्म में, इसका मतलब बताइए मोल के टर्म में H2 का मतलब बताइए। So 1 molecule of hydrogen combined with one molecule of chlorine gives 2 molecule of hydrochloric मैंने acid. मोल के टर्म में पूछा था आपसे, आपने मॉलिक्यूल के टर्म में दिया, वेरी गुड, लेकिन मोल के टर्म में भी बताइए आयुषी। 1 The 2 mole of hydrogen plus 2 नहीं chlorine gives नहीं 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 नहीं, 2 मोल नहीं, 1 mole of hydrogen plus 1 मोल one- ऑफ H2 combine with 1 mole of Cl2 to give 2 mole of HCl। आरुषि आपको भी समझ में आया? हाँ, थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लो ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी लगे आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर पॉसिबल हो तो म्यूट ना करिए आप लोग भी, ठीक है। अब देखिए इधर, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मोल के टर्म में सबको समझ में आ गया। अभी हम जब एवोगैड्रो नंबर पढ़े थे उसमें क्या लिखवाया था मैं, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स लिखवाया था, Yes, sir. ठीक है। यानी नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वॉल्यूम्स को नंबर ऑफ मोल, जैसे नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में बोल रहे हैं उसको वॉल्यूम के टर्म में भी तो बोल सकते हैं जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो। Yes, sir. तो बस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए ये 2 है, यहाँ पे 100 ml ले रहा हूँ, इसका कितना ले रहा हूँ 100 ml। कब ले रहा हूँ 100 ml, जब ये 2 है। यहाँ पे कितना है अब आपका 1 है, 1 है कि नहीं। O2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, Sir, 1. तो यहाँ पे कितना ml होगा, आधा हो गया Sir, ना, 50. 50। अब यहाँ पे इसके 2 था तो 100 ml लिया, तो इसके 2 पे मैं कितना लूंगा 100. Sir, 100. 100 ml ले लूंगा। सिमिलरली यहाँ देखिए जरा, यहाँ देखिए इसके 1 पे अगर मैं 200 ml ले रहा हूं तो इसके 1 पे कितना लूंगा 200. 200, और इसके पे कितना लूंगा 400. Sir, 400. आयुषी, आरुषि, देवांश, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब बताइए Yes, sir. यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, कहीं से भी किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर जस्ट सपोज यहाँ पे 2H2O की जगह मैंने बोल दिया 50 ml है ये, ठीक है, जिसका नाम लूंगा वही बताएगा। आयुषी, अगर 50 ml 2H2O है तो CO2 कितना ml होगा, कितना वॉल्यूम होगा? आयुषी आवाज नहीं आया। 25 ml। आरुषि 2O2 कितना होगा, यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा? सर 100। 100 होगा, देखिए ध्यान से जरा आरुषि। आरुषि 2O2, ये देखिए 2 पे क्या है यहाँ पे Sir, 50 होगा. तो 2O2 पे इस पे भी क्या होगा 50 ml होगा, तो यहाँ पे 1 पे क्या होगा 25 होगा. 25. 25 ml। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो Yes, एक्चुअल sir. में ये तो मैं सिखा रहा था कौन कितना होगा, मैंने सब कुछ बता दिया, लेकिन एक्चुअल में
गैलुसैक्स ने क्या बोला था, क्या बोले थे वो, H2 + O2 विल गिव H2O, और इसको बैलेंस कर दिया मैं यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग ने बताया कि ये 100 ml है अपने पास, तो ये 50 ml हो जाएगा, ये 100 ml हो जाएगा ना, क्योंकि ये दो दो बराबर ही तो है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। उन्होंने ये बोला था कि जैसे जैसे आपका H2O बनता है, जैसे आपका H2 बनता है, H2 + O H2O बनाता है, और यहाँ पे जो रेशियो होता है मास का, कितना होता है, 1:8 होता है, वैसे ही Yes, sir. आपका वॉल्यूम में भी रेशियो होता है, ठीक है। कैसे होता है, ये 100 ml है, तो 100:50 विच इज इक्वल टू 2:1 का रेशियो। तो बाई मास ये 1:8 का रेशियो है, ठीक है, और बाई वॉल्यूम ये कितने का रेशियो है, 2:1 का रेशियो है, ठीक है। तो एक्चुअल में जब ये गैसेस स्टेट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वॉल्यूम के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, पार्टिकल के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मास के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोल्स के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे चीजें और अच्छे से क्लियर होते जाता है, एंड आई होप कि आज ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा अगर इससे समझ रहे हो आप तो। जैसे मास का रेशियो होता है वैसे ही आपका वॉल्यूम का भी रेशियो होता है, ये रेशियो भी आपने डिस्टर्ब किया, प्रोडक्ट में चेंजेस आएंगे, ठीक है। Okay, sir. चलिए स्लाइड चेंज करूं। Yes, sir. स्लाइड Yes. चेंज करने से पहले मैं आप लोगों से ये बता दूंगा, ठीक है। आप एक मिनट रुकिए जरा, कौस्तुभ आप ना पूरा लिखा करिए, ठीक है, 100 नहीं 50 क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऊपर वाला तो मैं समझ गया था कि 425 और 100। चलिए इधर मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि अगर आपके पास H2 + O2 मिलता और यहाँ पे क्या दे देता, H2O2 दे देता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, देवांश, इसका अगर 100 ml होगा तो O2 का कितना ml होगा देवांश, Yes, चलिए sir. हाँ, H2 अगर 100 ml है तो O2 कितना ml होगा, So 100. 100 ml होगा, तो H2O2 कितना होगा जल्दी बताइए, So 100. 100 ml हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे H2 और O2 जब 2:1 का रेशियो बना रहे थे तो H2O मिल रहा था, वाटर मिल रहा था। अब यहाँ पे रेशियो अगर चेक किया जाए 100:100 विच मीन्स 1:1, रेशियो चेंज किया आपने, आपको प्रोडक्ट अलग मिला। Yes, sir. तो जैसे मास में कंबाइन होता है एक फिक्स्ड रेशियो में, एक स्पेसिफिक कंपाउंड देता है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट देता है, वैसे ही आपका ये भी होता है, ठीक है। वॉल्यूम से भी ऐसे ही होता है, क्लियर है। Yes, Yes. sir. चलिए स्लाइड चेंज करता हूं और मैं आगे बढ़ता हूं। वेरी गुड कौस्तुभ। चलिए अब आज अपना मेन चीजें शुरू करेंगे। ये वाला जो चैप्टर है ना थोड़ा सा ही थ्योरी आएगा, ठीक है, इसके बाद ना आपका बस कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पे अब बात करेंगे हम सबसे पहले एटॉमिक मास की, और कोई भी जल्दी घबराएगा नहीं, सब कुछ समझ में आएगा, एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं, और जिसे इजी लगे बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इजी लेके छोड़ नहीं देना है, क्योंकि जब टेस्ट होगा तो आपको पता चलेगा कि कितनी चीजें आती हैं कितनी नहीं आती। जब तक टेस्ट ना हो पूरा जी जान लगा के मेहनत करिए आप लोग। एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली बात देखिए यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, ग्राम क्या है, एमयू क्या है, यू क्या है, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए दिमाग खोल के पढ़िएगा इसे। एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट, ठीक है, मैंने पहले ही आपसे बता दिया कि वेट और मास, ठीक है, वेट और मास दोनों ही क्या होते हैं आपके, सेम होते हैं। सबसे पहली बात एक सवाल कि आप लोगों के पास IIT जेई का प्रीवियस ईयर्स का बुक है आप लोगों के पास, हेलो No, एवरीवन। sir. No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, हाँ, तो अगर आप लोग के पास पॉसिबल हो तो वो 42 ईयर्स वाला ले लीजिए आप लोग, ठीक है, केमिस्ट्री का किसी भी पब्लिकेशंस का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वैसे तो मैं क्लास में कराऊंगा ही, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस है तो पॉसिबल नहीं होगा सारे क्लास में कराना, तो आप लोग प्रैक्टिस करके आके डाउट क्लास में पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखें, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा वो आप लोगों के लिए। चलिए एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वेट की बात करते हैं, तो बेसिकली ये होता क्या है इस पे फोकस करते हैं।
मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इन AMU इज कॉल्ड एटॉमिक मास। इसको साथ साथ में लिखते चलिएगा और समझते चलिएगा। द मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इन AMU, ठीक है, इन AMU इज कॉल्ड एटॉमिक मास, इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो देखिए यहाँ पे इस डेफिनेशन से आप लोग इजीली समझ सकते हैं, बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एक एटम के, जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसका उसके एक एटम के मास इन AMU, ठीक है। अभी पता चलेगा आपको कि AMU क्या है। एनीवन? AMU सर एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट इज कॉल्ड एटॉमिक मास, ठीक है। अगर हम किसी भी एलिमेंट के एक एटम को लेके AMU में, ठीक है, एक्सप्रेस कर दे एटॉमिक मास यूनिट में, उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ मास होता है। AMU क्या होता है? बेसिकली यूनिट ऑफ मास होता है, ठीक है। यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास जो होता है अपने पास, वो दो टाइप का होता है, ठीक है। अब देखिए ये रूल है भाई कि AMU में, मतलब एटॉमिक मास यूनिट में, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कह देते हैं हम? एटॉमिक मास कह देते हैं। तो यूनिट ऑफ एटॉमिक मास जो होता है आपका, एक तो होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, और दूसरा जो होता है, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट AMU कहते हैं, ठीक है। फिर देखा गया ये काफी बड़ा है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, इसका दूसरा नाम कर दिया गया यूनिफाइड मास कर दिया गया। क्या कर दिया? यूनिफाइड मास। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बस U से। ये दोनों सेम ही है, ये दोनों क्या है? सेम है। एटॉमिक मास यूनिट बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा था, ठीक है, इसको छोड़ के हमने क्या कर दिया? U में कन्वर्ट कर दिया, यूनिफाइड मास कर दिया। क्लियर है? यस सर, डेल्टन में भी कर सकते हैं। डेल्टन क्या? सर डेल्टन भी तो यूनिट है। डेल्टन देखिए यूनिट बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन जो अपना स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है, जो अपना स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है, उसी में लेके चलते हैं। ऐसे जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे ऐसे यूनिट्स होंगे जो पता नहीं होगा। मैंने पहले भी बताया था शायद इस क्लास में, एक होता है आपका, मैंने बताया था क्या, एक सिस्टम है इंटरनेशनल और एक CGS। यस सर, बताया था। सिस्टम है इंटरनेशनल क्या होता है? देखिए डेल्टन वाला यूनिट उस टाइम पे उन्होंने अपने लिए यूज किया था, ठीक है। फिर एक ऐसा यूनिट लेते हैं जो हर जगह चलता हो, ठीक है, जैसे IUPAC का नाम सुना है आप लोगों ने? Yes, sir. यस सर। ये डेल्टन्स लॉ वाला कौन पूछ, डेल्टन्स यूनिट वाले कौन पूछ रहे थे? मैं देख नहीं पाया। सर सूर्यांश। अच्छा हाँ, सूर्यांश। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि डेल्टन ने अपने लिए यूज किए, ठीक है। तो IUPAC में क्या होता है, वहां पे जब अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट बैठते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री वाले, केमिस्ट वगैरह बैठते हैं, तो वहां बात होती है एक प्रॉपर यूनिट में जिसको सब पता होता है, ठीक है। जैसे आपको बाहर में WWE में जो वेट लिखा रहता है, ठीक है, रेसलर लोगों का, वो किस में होता है? पाउंड्स में होता है कि नहीं? अपने Yes, sir, हम होता है। अगर वेट लेते हैं, मास लेते हैं, किस में लेते हैं? KG में लेते हैं। तो अपना जो ये बात कर रहे हैं, ये ओवरऑल बात कर रहे हैं, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास, ठीक है। कहीं कहीं FPS सिस्टम यूज होता है, फीट, पाउंड और सेकेंड, ठीक है। तो यूनिट जो मैं लिख रहा हूँ ये स्टैंडर्ड यूनिट है। क्लियर है? अगर आप जितना ज्यादा पुराना Yes, बुक sir. पढ़ेंगे ना, उतनी ज्यादा पुरानी बातें आएंगी, ठीक है, उतनी ज्यादा पुरानी यूनिट आएंगी, सिंबल उतना ही पुराना आएगा। तो आपको फोकस करना है उस पे, उन चीजों पे जो आपको जरूरत है। एक्स्ट्रा पढ़ने का मन है, वेरी गुड, और ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़िए। जितने पुराने जाइएगा उतनी ज्यादा चीजें अभी चेंज कर दिया गया। चेंज इन द सेंस कि कुछ सिंबल चेंज है, ठीक है, कुछ यूनिट्स को इधर उधर किया गया है। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे दो चीजें आती हैं अपने पास, एटॉमिक मास यूनिट और दूसरा यूनिफाइड मास, ठीक है। अब देखिए जैसे पीरियोडिक टेबल में जितने मासेज लिखा है ना, वो सारे AMU लिखा है, AMU या फिर U लिखा हुआ है। ये क्लियर है कि नहीं? ये आप लोगों को क्लियर है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी Yes, sir. एलिमेंट इन AMU इज कॉल्ड एटॉमिक मास, ठीक है। स्लाइड चेंज करूं? Yes, sir. सर वेट।
जी सर एक मिनट, हाँ थोड़ा सा लिखना था। So both AMU and U are same, right? यस यस सर बोथ आर कर सेम। दीजिए। ठीक है, अभी पता है इसमें कंफ्यूजन क्यों आता है? कंफ्यूजन इसलिए आ रहा है कि मैंने एक स्टेटमेंट दिया आप लोगों को कि बच्चों ये जो पीरियोडिक टेबल में लिखा रहता है कि लाइक नाइट्रोजन का ले लेंगे 14, ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या लिखा रहता है 14 AMU लिखा रहता है या फिर 14 U है, ठीक है, यही होता है ना। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि नाइट्रोजन का जो मोलर एटॉमिक मास होता है वो 14 ग्राम होता है कि नहीं? यस यस आपने सर, देखा सर होगा कहीं, क्वेश्चन में मिल रहा है सर, क्वेश्चन में होता है। हाँ क्वेश्चन में होता है, ये 14 ग्राम होता है, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये एमयू और यू, ठीक है, कोई एक ही लेके चलते हैं, ठीक है, यू लेके चलते हैं, यूनिफाइड मास और ये जो ग्राम है यूनिट, ठीक है, बोथ आर वेरी डिफरेंट, बट कोइंसिडेंटली इसका जो मैग्नीट्यूड होता है दोनों का सेम ही आ जाता है। क्या आ जाता है? सेम आ जाता है। वो हम देख लेंगे अभी कि सेम कैसे आया, हर चीज डिस्कस करेंगे हम लोग, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए एटॉमिक मास ऑफ कार्बन की बात करते हैं, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन की जब बात करते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ लिखता है 12 AMU ले लीजिए या फिर 12 U ले लीजिए, बात सेम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आती है कि उस टाइम पे साइंटिस्ट लोग कैसे हर एक एलिमेंट का मेजरमेंट करें, मास निकाले, ये काफी टफ था, ठीक है। उस टाइम कोई एक स्टैंडर्ड वो भी नहीं आया था कि हम इस पे रखे और इसका मेजरमेंट किए कि ये अरे ये तो 1 kg आ रहा है, अरे ये तो 1 मिलीग्राम आ रहा है, ये तो 0.0 मिलीग्राम आ रहा है, ये इसका मास हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अभी सपोज अपने पास कोई वो नहीं है, रेफरेंस नहीं है, जैसे आप लोग सारे क्लास एक ही क्लास में है लेकिन हम मेरे पास सबका हाइट मेजरमेंट करना है, ठीक है, हाइट मेजर करना है और मेरे पास कुछ भी है नहीं मेजर करने के लिए, तो मैं कैसे करूंगा? ठीक है, जैसे सपोज अपने पास 5 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 ऐसे हैं, ठीक है, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं हम कि कुछ इतने बड़े हैं और कुछ इतने बड़े हैं। तो मैं क्या करूंगा कि इस छोटे वाले को रिफरेंस ले लूंगा। क्या ले लिया मैंने? रिफरेंस ले लिया, मतलब 1 यूनिट ले लिया, एक तरह से यहां समझाने के लिए मैंने 1 यूनिट ले लिया और इस हिसाब से इसका मेजरमेंट किया तो ये 5 यूनिट आ रहा था, ठीक है, इसका मेजरमेंट किया तो ये 2 यूनिट आ रहा है, ठीक है, इसका मेजरमेंट किया तो ये 3 यूनिट आ रहा है, ठीक है, इसके बगल वाले का मेजरमेंट किया तो ये आ रहा है आपका 4 यूनिट और ये कितना आ रहा है? 2 यूनिट आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से उस टाइम पे कुछ था नहीं आपको बहुत ही कि मेजरमेंट कैसे किया जाए मास के हर एक एलिमेंट का, तो उन्होंने एक रेफरेंस एलिमेंट लेने की कोशिश की। बात क्लियर है? अगर मेरे पास कुछ होगा नहीं मेजरमेंट करने के लिए कि आप लोगों की हाइट कितनी है, तो मुझे जो दिखेगा जो सही लगेगा वही करूंगा। जो सबसे Yes, छोटा sir. जो सबसे छोटे वाले हाइट के हैं उनके हिसाब से सबका मैं मेजरमेंट कर लूंगा कि इसके हिसाब से ये 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो एक आ जाएगा कि इसकी हाइट कितनी होगी, उसकी हाइट कितनी होगी, होगी कि नहीं? Yes, यस sir. सर। ये क्लियर है? ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बातें क्लियर है ना, समझाने के लिए है। तो ऐसे ही सबसे Yes, sir. पहले साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि हाइड्रोजन को रेफरेंस एलिमेंट लिया। सबसे पहले क्या लिया उन्होंने? हाइड्रोजन को रेफरेंस एलिमेंट लिया, लेकिन हाइड्रोजन फेल कर दिया। कुछ एलिमेंट्स के बाद ये फेल हो गया क्योंकि हर एक एलिमेंट के साथ इसका कुछ अच्छा नहीं बना, ठीक है, मतलब और ऊपर से जो मासेज आ रहे थे वो काफी मतलब कठिन थे, ठीक है, अजीब से नंबर आ रहे थे, इसलिए इसको हटा दिया गया। फाइनली कार्बन को हम रेफरेंस एलिमेंट लिए, ठीक है, कार्बन को रेफरेंस एलिमेंट लिए और इसका रेफरेंस एलिमेंट लेने का रीजन ये था, ठीक है, रेफरेंस एलिमेंट का रीजन क्या था कि ये मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, ठीक है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट छोड़िए, ये जो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका हर जगह प्रोडक्ट मिलता होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी जिस पे बैठे हैं उसमें अगर वुड है तो वो क्या होगा? कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, अपने बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, CO2 है, इधर उधर मूव कर रहा है, हर जगह क्या है? कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि ये जो है कार्बन, इसके पास एक प्रॉपर्टी होता है जिसको आप लोगों को पता होगा, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा था, कैटिनेशन, यस पढ़ा था ना? सर। यस सर। It is the only element in the periodic table which has
most number of compounds that exist. ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक्चुअल में सबके साथ रिएक्ट कर लेता है, सबके साथ इसका रिलेशन सही है, ठीक है। तो इसको लेने में काफी सही था, ठीक है। और ऊपर से इसका जो था आपका, ये ज्यादा ना रिएक्टिव था और ना ही कम रिएक्टिव था, ठीक है। ये सबके ही साथ कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना लेता था, ठीक है। तो ये मॉडरेटली रिएक्टिव था, इस वजह से इसको क्या लिया गया, आप इसको लिया गया रेफरेंस एलिमेंट लिया गया। क्लियर है कि इसको रेफरेंस एलिमेंट क्यों लिया गया? Yes, sir. Yes, क्योंकि ये sir. मॉडरेटली Yes, रिएक्टिव sir. था, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, ठीक है, इन द कंपाउंड, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम रेफरेंस एलिमेंट लिए, ठीक है। अब रेफरेंस एलिमेंट लिए तो सबसे पहले एटॉमिक मास इसका लिखेंगे। एटॉमिक मास का मतलब क्या हो गया? मास ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एन एटम इन AMU। तो हम यहाँ लिख देंगे मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन कितना होगा? जैसे मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन कितना था? 14 था। 14 कितना हो जाएगा? 12 AMU हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है। अब देखिए, अगर 12 AMU में एक एटम का मास, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इस चैप्टर में दूसरा तरीका होता है मैथ सॉल्व करने का आपका, कि ये सीधे सीधे यूनिटरी मेथड बहुत यूज करेगा। क्या यूज करेगा? यूनिटरी मेथड में 5 रुपए में 10 पेंसिल, तो 1 रुपए में कितना पेंसिल? 2, ठीक है। 5 रुपीज में 10 पेंसिल्स, तो इन 1 रुपीज वी विल गेट 2 पेंसिल्स, ठीक है। तो ये देखिए, मास ऑफ वन एटम है, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 AMU है, यानी 12 AMU में 12 AMU जो है वो है मास ऑफ वन कार्बन, वन एटम ऑफ कार्बन, वन एटम ऑफ कार्बन। हम 1 AMU का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कि 1 AMU, एक मिनट, 1 AMU इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा? 7/12. 12th मास ऑफ 1 atom of carbon. 1 एटम ऑफ कार्बन हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. इसे लिख लीजिए पहले, फिर स्लाइड चेंज करूंगा। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। अब देखिए, इसको जब सॉल्व करते हैं, बेसिकली ये किसके वैल्यू आ रहे थे? 1 AMU के आ रहे थे या 1 U के आ रहे थे? मैंने पहले ही बता दिया, ये दोनों ही क्या है? बराबर है। 1 AMU या फिर 1 U। 1 AMU और 1 U इज इक्वल टू क्या होता है, ये देख लेते हैं, ठीक है। इसका जो वैल्यू आता है उसको सॉल्व करने के बाद 1.66 इंटू 10 raised to the power -24 ग्राम, ये आता है वैल्यू। Yes, sir. ये 1 AMU का वैल्यू है आपका, ठीक है। Yes, sir. देखिए यहाँ पे, हाँ Sir, 1.66 into 10 raised to the power -27 kg भी होगा। हाँ, केजी हो जाएगा। केजी में कन्वर्ट करना चाहिए केजी में, लेकिन हमें ग्राम में ही रखना होता है क्योंकि ग्राम में यूजेज इसकी ज्यादा होती है, ठीक है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ एक चीज लिखूंगा मैं, जिसको अभी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये भी पता चल जाएगा या नेक्स्ट लेक्चर में कि ये लिख क्यों रहा हूँ, कि यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा 1/Na, ठीक है। Na का मतलब Avogadro's number. एवोगैड्रो Sir, नंबर, और Avogadro एवोगैड्रो number. नंबर का मतलब 6.022 इंटू 10 raised to the power 20, 23. और 1/6.022 इंटू 10 raised to the power 23 का जो वैल्यू होता है बेसिकली वो होता है आपका 1.66 इंटू 10 raised to the power -24, ये वैल्यू होता है। तो चूंकि मोल की बात हो रही है तो Na की बात होगी, और Na की बात हो रही है तो, और यहाँ मोल की बात हो रही है तो एटॉमिक मास की बात हो रही है, MU की बात हो रही है, तो इन दोनों का ये जो रिलेशन है ना, बेसिकली ये आपको कम्पिटिटिव में काफी यूज होता है, ठीक है। जैसे जस्ट सपोज आपके पास आ जाएगा, आपके पास 15/Na आ गया, जस्ट सपोज 15/Na आ गया आपके पास। अब आपके दिमाग में रहेगा कि 1/Na 1.66 इंटू 10 raised to the power
-24 होता है, ठीक है, क्योंकि ये 15/Na को 15 इंटू 1/Na लिख सकता हूँ ना मैं, Yes, sir. और 1/Na Yes, का sir. वैल्यू ये लिख सकता हूँ, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा कि नहीं। Yes, sir. तो Yes, ये sir. ये जो सारी ट्रिक होती है ना, इसलिए बताया जाता है क्योंकि ये आगे न्यूमेरिकल में भी आएगा। अभी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, आगे आप लोगों को आएगा, खुद ब खुद दिखेगा। तो ये जल्दी ट्रिक होता है, समझने के लिए जल्दी मतलब हो जाएगा, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट इसमें ज्यादा होता है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. आगे Yes, बढ़े, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्लाइड चेंज करते हैं, सबने लिख लिया? स्लाइड चेंज करूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इधर देखिए जरा, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी बात करते हैं सबसे पहले कि मास ऑफ, ठीक है, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन की जब बात करते हैं तो ये दो टाइप में होगा, ठीक है। नाइट्रोजन का मास कितना होता है भाई? 14 Sir, AMU, 14. ठीक है, या फिर 14 U ले लीजिए। U का मतलब यूनिफाइड मास, और ये क्या लिख रहा हूँ? एटॉमिक मास लिख रहा हूँ मैं। क्या लिख रहा हूँ? एटॉमिक मास। अब यहाँ पे देखिएगा आप कि मैं अगर 14 AMU लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 लिख सकता हूं कि नहीं? क्योंकि 1 Yes, sir. AMU इज इक्वल टू होता है आपका 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। होता है कि नहीं बच्चों? Yes, sir. sir. यहाँ पे आप Sir. लोगों ने देखा कि मैंने यहाँ क्या लिखा? 1 AMU इज इक्वल टू, सॉरी कहाँ गया, हाँ, 1 AMU इज इक्वल टू इतना ग्राम होता है। तो अगर 14 AMU लिखा है या 14 U लिखा है तो इसका मतलब ये है कि नहीं? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि Yes, sir. Yes, sir. 14.66 इंटू 10⁻⁻24, और इसके जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ 1.66 के जगह 1/6.022 इंटू 10⁻23 लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. लिख सकता हूँ ना? तो बस यही लिखना है हमें, ठीक है, आगे काम आएगा ये। एग्जैक्टली आप लोगों को पता चल जाएगा कि ग्राम में जो मास है वो 14 ही आएगा, आएगा तो 14 ही। लेकिन कॉन्सेप्ट देखिए कितना इन्वॉल्व है इसमें। ये 14 AMU है, ठीक है, यहाँ पे 14 AMU को ग्राम में कन्वर्ट किया तो ऐसा कुछ आ रहा था, फिर ऐसा आ गया, ठीक है, लेकिन बाद में कैलकुलेट होके इसका जो वैल्यू ग्राम में जो आएगा वो कितना आएगा? 14 ही आएगा, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों काफी अलग है। ये लिख लिया आप लोगों ने? हेलो, Yes, sir. चलिए यहाँ पे अब खुद से करिएगा आप लोग। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो फटाफट बताइए इसमें कितना आएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये लिख देंगे ऑक्सीजन का मास यानी 16U, ठीक है, लिख सकते हैं 16U की जगह ये भी लिख सकता हूँ 16/6.023 इंटू 10⁻22 या 23, ठीक है, इंटू 10⁻23 या 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 लिख सकते हैं ना? ये Yes, भी sir. ग्राम में, Yes, sir. ये भी ग्राम में। तो मास ऑफ जो भी पीरियोडिक टेबल में होता है वो आपके यू और AMU में दिया होता है, ठीक है। हमने ग्राम में कन्वर्ट किया, अभी देख रहे हैं हम ये है, लेकिन बाद में मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, ये मास अभी फिक्स नहीं है। अभी जब आगे हम जब मास की एग्जैक्टली बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट में, तो वहां दिखेगा आपको कि ये 16U है AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में, और इधर देखेंगे ग्राम में भी 16 हो गया, ठीक है, आप लोगों के सामने ही हो जाएगा। फिर अगर ऐसे ही मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम करिए जरा, देखिए कितना आ रहा है। मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम एक AMU में आएगा। Sir, इनका कितना? हाँ, sir, helium का atomic mass कितना होगा? 4। ये आप लोगों को याद हो जाना चाहिए अब, 4। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे 4/में 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम,
ठीक है, या फिर 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा। Yes, sir. आरुषि, आयुषी, पार्थ, Yes, आशीष, sir. देवांश, Yes, सबको sir. समझ में Yes, आया? ठीक है, स्लाइड चेंज करूं? Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ Na का मतलब जल्दी बताइए, Na का मतलब Sodium. Sodium. number. सोडियम। ठीक है, तो ये 23 ग्राम, 3. ये बी है 23U, ये सी है आपका 23/6.022 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, और डी लिखा हूं मैं बी एंड सी। यहाँ पे देखिए, मैं एक बार और एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो मैंने लिखवाया है, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम of any element, mass of 1 atom of any element in AMU is called atomic mass, is called atomic mass, is called atomic mass। तो mass of 1 atom, mass of 1 atom क्या क्या हो सकता है आप लोगों के अकॉर्डिंग, क्या क्या हो सकता है बताइए। हेलो, Sir, both B and C. Yes. बी एंड सी। आप लोगों को बताइए ये ए क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि यूनिट एएमयू में नहीं है। यूनिट एएमयू में नहीं है, प्लस सर ने ग्राम तो पढ़ाया ही नहीं अभी, इसलिए नहीं पूछा होगा क्वेश्चन। तो Sir, आंसर because बी one atom और cannot सी। be so heavy. ठीक है, हाँ देखिए, क्या 1 एटम, Sir, one atom cannot weigh 23 grams. क्यों क्यों? Sir, because atom has a negligible mass. नेग्लिजिबल मास होते हैं तो हम बात ही क्यों करते हैं? अच्छा, एन एटम। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि एटम बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि एक एटम की बात हो रही है, ठीक है। अगर आप किसी एटम की बात कर रहे हैं ना, अगर आप हाथ में लेंगे तो मिलियंस ऑफ एटम्स आएंगे, ठीक है, कितने आएंगे? मिलियंस ऑफ एटम्स। तो सोचिए एक एटम की, यहीं पे मैं बात क्लियर कर देता हूं आप लोगों को, जो एक एटम की मास होती है वो 1 एमयू में और यू में होती है। किसमें? एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास में एक एटम की मास होती है, जो ग्राम में होता है ना बेसिकली, जो क्या किस में होता है? ग्राम में होता है। ग्राम में जो मास होता है ना, वो 1 मोल ऑफ एटम की मास होती है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एक एटम की मास, ठीक है, और 1 मोल का मतलब क्या हुआ? देखिए, मास ऑफ 1 एटम, ठीक है, ये क्या होता है आपका? एमयू में होता है, ठीक है। और ये हम जब बात करते हैं मास ऑफ 1 मोल एटम, 1 मोल एटम की जब बात करते हैं तो ये ग्राम में आता है। बात समझ में आ रहा है? 1 मोल का मतलब क्या हो गया आपका? 6.022 इंटू 10⁻⁻23। इतने एटम की बात होने लगती है तब ये ग्राम में कन्वर्ट होता है। बात समझ में आया? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। समझ में आया ना पक्का? किसी को डाउट है? 1 मिनट की चैट में आया होगा मैसेज। सर बी एंड सी वेरी गुड। आशीष जोशी आपने भी मैसेज किया। हाँ सर एक बार फिर से बता दीजिए। चलिए इधर आइए जरा। एक एटम की मास जो होती है वो एमयू में एक्सप्रेस्ड होती है, ठीक है। एक एटम की मास एमयू में एक्सप्रेस्ड होती है और 1 मोल एटम की मास ग्राम में एक्सप्रेस्ड होती है। जो आपका 23 ग्राम होता है ना, वो 1 मोल एटम की मास होती है। और जो 1 जैसे
आपका हम सोडियम की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सोडियम की जब बात करेंगे तो यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया 23U या फिर 23AMU, ठीक है, इसका मतलब ये मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम है, मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, ठीक है। लेकिन अगर यही मैंने लिख दिया 23 ग्राम, इसका मतलब है आपका मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम, यानी 1 मोल का मतलब क्या हो गया, 1 मोल का मतलब मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻⁻23 सोडियम एटम्स की बात हो रही है। क्लियर है? इसको तो अभी हटा ही देता हूं। जो ग्राम में एक्सप्रेस्ड होता है ना, उसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ दैट, उसकी मास निकालते हैं। और एमयू का मतलब एक एटम की। बात समझ में आया? 1 मोल और एक एटम में। यस सर। सूर्यांश, यस सर। चलिए अब देखिए जरा, मैं खुद आप लोग से पूछता हूं, इसे क्लियर कर देता हूं। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 23 AMU, ठीक है, 23 AMU का मतलब क्या होता है? 23 AMU का मतलब तो यही होता है ना, 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, होता है कि नहीं? Yes, sir. अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम? 23 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 लिख सकता हूं? Yes, sir. Yes, सर। और अगर ये कितने का मास है? ये कितने का मास है? 1 एटम का मास है, मास ऑफ 1 एटम है ना, ये मास ऑफ 1 एटम Yes. है कि नहीं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये यहाँ पे 23 AMU कहाँ है, कहाँ से आया? ये आया आपका मास ऑफ 1 एटम। किसका? 1 एटम ऑफ सोडियम का, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। ये है कि नहीं? इस बात से क्लियर है कि नहीं आप लोगों का? Yes. Yes, sir. और ये Yes, किसमें है? sir. ग्राम में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मास ऑफ 1 एटम इतना है तो 1 मोल की जब बात करेंगे, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ सोडियम, ठीक है, यानी एक एटम का इतना, 1 मोल का मतलब कितना हुआ? 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स की बात कर रहा है। तो जब ये एक एटम में मास इतना है, तो इतने एटम में जो मास होगा आपका, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं? Yes, बताइए। sir. हो जाएगा. पार्थ, सूर्यांश, आरुषि, आयुषी, Yes, sir. अब यहाँ पे खुद ब खुद देखिए आप, ये दोनों कैंसिल हुआ कि नहीं? तो ये 23 ग्राम हुआ कि नहीं? Yes. Yes, Yes, sir. sir. मैं दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों से, ये 23 AMU था। 23 AMU का मतलब 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना? Yes, Yes, sir. हुआ कि नहीं? और इसमें डायरेक्ट देखिए, तो इसका मतलब क्या हो गया? मास ऑफ 1 एटम जो है इज इक्वल टू 23 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे मास ऑफ 1 मोल एटम जब निकालते हैं, 1 मोल एटम, तो ये 23 ग्राम आया कि नहीं? Yes. सर। Yes, sir. यानी Sir. ग्राम में जब भी आपका एक्सप्रेस्ड हो मास, एटॉमिक मास, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, जब भी एक्सप्रेस्ड हो ग्राम में, तो वो होता है आपका 1 मोल का मास। अगर AMU में है तो एक एटम की बात कर रहे हैं, एक एटम की। और 1 मोल का मतलब आपको अच्छे से पता है कि क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻⁻23। ये क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes. चलिए Yes, sir. स्लाइड चेंज कर रहे हैं। अब अपने पास एटॉमिक मास क्लियर हो गया, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहाँ बात करेंगे हम मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास, अब देखिए यहाँ मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूल में मास, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल के मास, तो जो इंडिविजुअल एटॉमिक मास का जो सम होता है वही मॉलिक्यूलर मास हो जाता है या मोलर मास हो जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 molecule of any element in AMU, उस मॉलिक्यूल का मास AMU में is called molecular mass, is called molecular
मास। क्लियर है? जैसे अगर मान लीजिए मैंने इसमें बोल दिया मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की बात कर लिया मैंने, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां देखेंगे हम, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब क्या है भाई? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? O2 है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. O2 का Yes, sir. AMU में क्या हो जाएगा? 32 AMU। AMU छोड़ के क्या लिख देंगे हम? 32 U लिख देंगे, लिख सकते हैं। यहाँ पे ग्राम में क्या हो जाएगा Yes. इसका? 32 अपॉन 32 अपॉन, जल्दी बताइए। Into 6.022 into 10 raised to the power 23. 6.022 into 10 raised to the power 23, या फिर 23. हाँ 32 इंटू, या फिर 32 इंटू 1.66 इंटू 10 raised to the power minus 24 S24 ग्राम हो जाएगा कि नहीं? वही चीजें Yes, sir. कर रहे हैं, वही Yes. चीजें कर रहे हैं जो हमने कर लिया है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? yes, sir. Yes, sir. Yeah. चलिए स्लाइड चेंज करूं। Yes. Yes, sir. चलिए जरा अब आते हैं हम बात पे। जैसे मान लीजिए अब दूसरा भी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ज्यादा से ज्यादा ले रहा हूं मैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगर CO2 ले लिया मैंने, ठीक है, मैंने क्या ले लिया कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 की जब बात करेंगे हम लोग, तो ये देखिए CO2 का, कार्बन का मास कितना होता है? 12, ऑक्सीजन का 16 into 2. तो ये कितना आ जाएगा? 44 U आ जाएगा। कितना आ जाएगा? Yes, sir. 44 U. लेकिन यहाँ पे जब बात करेंगे तो 44 अपॉन 6.022 इंटू 10 raised to the power 23 ग्राम, या फिर 44 इंटू 1.6 इंटू 10 raised to the power 20 Minus माइनस का 24. 24 ग्राम होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. आएगा ना? Yes, sir. अब आते हैं बात क्वेश्चन पे, क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये लिखते जाइए आप लोग भी। एक एक पार्ट पकड़ के करना आप लोगों को, अभी क्या अभी। बताऊं मैं या फिर हो जाएगा? सर एक बता दीजिए। हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने पूरा? सबने लिख लिया क्वेश्चन? Yes, sir. चलिए, तो भाई हमें यहाँ तक पता है, हमारा जो पहला है वो दे रखा है 52 U ऑफ हीलियम, यही दे रखा है ना? इतना तो Yes, sir. पता है हमें कि एक एटम, देखिए U दिया है यानी एक एटम की बात हो रही है, ग्राम दिया है यानी 1 मोल की बात हो रही है। ठीक है, इतना तो पता है हमें कि 4 U में, ठीक है, 1 होता है हीलियम एटम। 4 U में 1 एटम ऑफ हीलियम होता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. होता है कि नहीं? ठीक है, तो एक Yes, sir. U में आपका 1/4 एटम होगा, Yes, sir. होगा कि नहीं? मैंने बोला पहले से इस चैप्टर में यूनिटरी मेथड बहुत यूज होगा, यूनिटरी मेथड बहुत यूज होगा। तो हमें 52 U में निकालना है, तो 52, 13. वेरी गुड, 52 इज इक्वल टू, ये पहला तरीका है बनाने का, ये पहला तरीका है, दूसरा तरीका भी सीखिए आप। ये सबको समझ में आया कि नहीं? 13 एटम्स। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका और आसान है, बेकार सा है। ठीक है, देखिए हमें ये पता है कि 4 U पर एटम, 4 U पर एटम, हमें कितना दे रखा है? 52 U दे रखा है। तो यहाँ पे
नंबर ऑफ एटम्स के लिए हम टोटल यू जो दे रखा है डिवाइडेड बाई एक एटम वाला डिवाइड, ये क्या दे रखा है 52 दे रखा था ना, 52 यू दे रखा था, तो ये 13 एटम्स आ गया कि नहीं? आप खुद ही देखिए कि 4u हीलियम की बात हो रही है तभी ये 4u है, अगर सोडियम की बात होती तो कितना होता है 23u होता। ठीक है, तो इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो 4u एक एटम में, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू टोटल u अपॉन एक एटम में जितना u हो, तो एटम्स आ जाएगा कि नहीं? Yes, sir. यहाँ पे किसी को भी कुछ प्रॉब्लम मेथड 2 में कोई प्रॉब्लम? मेथड No, 1 में sir. तो मेथड 1 में No, No, sir. चलिए sir. अब जरा दूसरा वाला करिए। ये पहला हो गया, दूसरा करिए। The question. क्वेश्चन यहाँ पे है, आप लोगों को क्वेश्चन पहले लिख लिया करिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि किसी वजह से नेटवर्क इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो पूरा खत्म हो जाता है लिखा हुआ, तो फिर टाइम वेस्ट होता है। 96 U ऑफ ऑक्सीजन, U ऑफ ऑक्सीजन आया किसी का? सर 6। वेरी गुड, कौन है ये? सर सूर्यांश। सूर्यांश। आयुषी Yes, sir. आया आपका? Yes, sir. आरुषि Yes, sir. आ गया 6? Yes, sir. 6 are there. 6 कैसे आया? The ऑक्सीजन की बात हो रही थी तो हमें Yes, पता है कि 16u में एक एटम है, तो एक u में 1/16 एटम होगा, तो 96u में 96/16 हो जाएगा, यानी 1/6 इंटू 1/96 इंटू 16 1/96 अपॉन 1/16 इंटू 96, तो ये 6 एटम्स आ जाएगा कि नहीं? yes, sir. चलिए Yes. जरा नेक्स्ट 96u ऑफ सल्फर, Sir, 3 atoms. 3 atoms. सबका आ रहा है कि नहीं ये बताइए। Yes, sir. यस किसी सर। को भी कुछ प्रॉब्लम हो तो Yes, जरूर sir. बताए। अब देखिए यहाँ पे प्लीज इधर देखिए, यहाँ डी ई वाला देखिए, डी और ई वाला, डी और ई वाला देखिए, डी में क्या है आपका? डी में है आपका क्या है? डी में क्या है 3420। ठीक है, और यू है यहाँ पे, और ये क्या दे रखा है? सुक्रोज दे रखा है। सुक्रोज का केमिकल फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है? C12H22O11, C12H22O11, यही लिखवा रखा है ना? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये क्या है? ये एटम है क्या? मॉलिक्यूल है ना? ये क्या है आपका? सुक्रोज तो मॉलिक्यूल हो गया एक तरीके से, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? नंबर ऑफ एटम्स निकालना हमें, तो ये लिखेंगे हम 3420 है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर देंगे कि 342U जो है, ठीक है, वो एक मॉलिक्यूल में है, ये एटम तो नहीं है ना? Yes, sir. यस सर। ये एक मॉलिक्यूल में है, तो 1U जो होगा उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 342 मॉलिक्यूल्स होंगे, 1/342। ठीक है, अब हमें पूछा है 3420 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 1/342 और इंटू क्या आ जाएगा 3420, यानी यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स बनेगा उसमें बनेगा 10 मॉलिक्यूल्स बनेगा। कितना बनेगा? इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको पता है एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका? मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो 10 मॉलिक्यूल्स बना। क्या बना? 10 मॉलिक्यूल्स। और यहीं पे नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो मॉलिक्यूल इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ 45 आएंगे, काउंट कर लीजिए आप लोग, ऐड कर लीजिए। यहाँ पे 12 कार्बन है और हाइड्रोजन 22, कुल मिला जुला कितना हो गया? 40. 12 और 22
36 सॉरी 34 प्लस 11 नहीं, हाँ 34 प्लस 11 45। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला कंफ्यूज होने का पार्ट है, कंफ्यूजन। 10 इंटू क्या हो जाएगा 45। तो यहाँ पे टोटल एटम्स जो होंगे वो होंगे 450 एटम्स। कितने होंगे 450 एटम्स। कितने एटम्स होंगे, हेलो 450 atoms. 450 एटम्स। अगर इसी में पूछ देता अगर आपको कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, तो टोटल मॉलिक्यूल्स का मोल देखेंगे। यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स आया था, इनटू नंबर ऑफ कार्बन कितना है 12 है, तो 120 एटम्स ऑफ कार्बन होता। अगर यहाँ पूछ देता नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, पूछता तो 10 मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन है 22, तो ये 220 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाता। समझ में आ रहा है? यस सर। एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर यहीं पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे पूछ देता, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 10 मॉलिक्यूल्स है और इसमें कितने ऑक्सीजन है 11 है, तो ये 110 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, 110 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? यस सर। तो ये स्लाइड नहीं सर? लिखा है आप लोगों ने? हाँ सर एक बार फिर से समझा दीजिए, वो लैपटॉप की बैटरी डेड हो गई थी ना, इसलिए बाहर चले गए। अच्छा, तो मैं यही कह रहा हूं आप लोगों से कि ये 3420U ये क्या है आपका सुक्रोज है, ठीक है। सुक्रोज है यानी ये एटम तो है नहीं, मॉलिक्यूल मान सकते हैं, मॉलिक्यूल है ये। तो हमें पता है कि मॉलिक्यूल, इसका मोलर मास तो निकाल सकते हैं ना हम लोग, जैसे सोडियम का 23 C12H22O11 का निकाल सकते हैं कि नहीं हम लोग, ये बताइए। C12H22O11 का मोलर मास निकाल के 342 लगाया हूं मैं, ठीक है। कैसे निकाला? 12 इंटू मोलर मास नहीं, एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास और मोलर मास में यही डिफरेंस होता है, लेकिन मोलर मास इतना यूज होगा आगे कि एटॉमिक मास को भूल जाते हैं बच्चे। मैं भी भूल जाता हूँ, क्योंकि बार बार मोलर मास पढ़ाओ, ठीक है, और एटॉमिक मास जुबान पे नहीं रहता। तो देखिए ये एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, टोटल कार्बन 12 है, एक कार्बन का मास कितना होता है 12 AMU, ठीक है, प्लस एक टोटल हाइड्रोजन 22 है, एक हाइड्रोजन का मास कितना हो जाता है 1, ठीक है। टोटल 11 ऑक्सीजन है और एक का कितना होता है 16। इसको कैलकुलेट करिएगा 342U आएगा। कितना आएगा 342U आएगा, ठीक है। अब देखिए 342U में एक मॉलिक्यूल है, तो 1U में 1/342 मॉलिक्यूल्स होगा, तो 3420U में 1/342 इंटू 3420 करेंगे, 10 मॉलिक्यूल्स आ गया। Yes, sir. 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। अब हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज आ गया आपके पास, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है 10, और इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम्स। 45 एटम्स है, काउंट करिएगा, 22 हाइड्रोजन है, 12 कार्बन है और ऑक्सीजन 11 है, तो 45 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा 450। इन केस अगर अलग से पूछ देता आपको कि व्हाट इज द नंबर ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है 10 और कार्बन का बस स्पेसिफिक पूछ दिया है, तो 10 इंटू 12 कर देंगे, 10 इंटू 12 120 एटम्स ऑफ कार्बन। अगर हाइड्रोजन का पूछ देता तो 10 मॉलिक्यूल्स है, उसमें 22 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया 220, फिर इससे कर देंगे। बात समझ में आया? Yes, sir. यस सर। क्लियर है सबको? Yes, sir. अब हमने पूछा है 96U ऑफ O2, ठीक है, देखते हैं कितना क्लियर है। 96U ऑफ O2, यहाँ पे हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। Sir, जी सर 3 एटम्स। sir, 2.6. 2.6 So 3 atoms. सर 3 आ रहा है। देखिए ठीक आएगा, एटम्स three। एटम्स देखिए आपने क्या गलती किया है। सबसे पहले O2 क्या है, एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स है। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन में कितना है 32U है, तो 32U में कितने मॉलिक्यूल होते हैं 1 मॉलिक्यूल होता है, एटम की तो पहले बात ही नहीं होगी। तो 1U में कितना मॉलिक्यूल होगा 1/32 मॉलिक्यूल होगा कि नहीं? यस सर। अब यहाँ पे जब बात करेंगे हम 96U की, तो हम क्या कर देंगे 1/32 1/9
96। तो ये देखिए यहाँ पे 16 2 जा और 16 6 जा, तो यहाँ पे 2 3 जा। मॉलिक्यूल कितना आया अपने पास? मॉलिक्यूल कितना 3 आया? molecules. तो यहाँ पे नंबर 3 ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 6 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ atoms. ऑक्सीजन कितना होगा? 3 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा 6। Yes, sir. Yes, sir. yes किसी को भी किसी तरीके का दिक्कत इसमें, किसी को भी बताइए No, जरा। sir. सर वेरी No, गुड sir. वेरी गुड जी। सर वो स्लाइड बैक कर दीजिए, वो लिखना था कुछ। अच्छा कुछ लिखना था, बाकी लोग ये करें। 126 U ऑफ HNO3 में नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, बस मैं कर रहा हूँ स्लाइड बैक। जी लिखिए, इसमें लिखना था Yes, या और sir. स्लाइड? सर एक और पीछे यस सर, ये थैंक यू सर। लिखते जाइए लिखते जाइए। चलिए ये फटाफट बताइए। 126 U ऑफ HNO3, 126 U ऑफ HNO3, और इसमें हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स। यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स। बहुत आसान है। HNO3 का एटॉमिक मास बता दीजिए सबसे पहले। HNO3 का एटॉमिक मास। So 2 atoms. 2 एटम्स तो बेटा कभी नहीं होना चाहिए। हाँ एटम्स 2 होगा, बार बार वही गलती हो रही है। ये सर क्या है? 63 हाँ ये तो 63 U हो जाएगा। अभी 2 एटम्स किसने बोला था? 2 एटम्स किसने बोला था? So Devansh. देवांश। देवांश एक बात बताइए, यहाँ पे ये एटम है क्या HNO3? No, sir, some molecule. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? Sir, 2 molecules. 2 मॉलिक्यूल्स। उसके बाद क्या निकालिएगा आप? एटम्स बता दीजिए आप देख के। सर 6 atoms देवांश Sir, 10 atoms. देवांश सिंह बोहरा। देवांश आपने लीव कर दिया क्या? देवांश अच्छा ठीक है। हाँ बताइए क्या कह रही हैं आप? सर 6 है। 6 तो 6 क्या? सर 6 नंबर ऑफ atoms टोटल 6 नंबर ऑफ atoms. एटम्स। 2 नहीं देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको डिसाइड करिए, ये क्या है? molecule. वेरी गुड। मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे। 63 U में जो है एक मॉलिक्यूल है अपने पास। 63 U में एक मॉलिक्यूल, तो 1 U में अपने पास क्या हो जाएगा? 1/63 मॉलिक्यूल। 1/63 मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 126 U, इसका मतलब 1/63 इंटू 126। सर आपकी आवाज चली गई। टेन एटम्स। वेरी गुड पार्थ। आयुषी 10 एटम्स। आशीष जोशी ठीक है। तो ये 10 एटम्स आ गया। हेलो आप लोगों की आवाज जा रही है? ओ हेलो। yes sir हाँ तो 10 एटम्स आ गया। नंबर ऑफ एटम्स क्या आ जाएगा? 10 एटम्स। 10 ठीक है, अगर यहीं पे पूछ देता, यहीं पूछ देता आपका नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आता। अगर मैं एक सवाल पूछता हूँ, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा बताइए 6 जरा। 2 इंटू 3 कर देंगे 6 आ जाएगा, 6 एटम्स आ जाएगा। अगर दूसरा सवाल मैं पूछता हूँ, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कितना होता? 2 atoms Sir, 2 atoms. हेलो 2 2 atoms एटम्स होता है। ठीक है, तो आई होप आज के लेक्चर बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है, किसी को किसी yes तरीके sir का प्रॉब्लम? no sir सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। No, sir. हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट।
Any doubt? No. No, sir.